नमस्कार, सुरेश देवड़ा नाम है मेरा। इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में जानेंगे। ये वीडियो बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। इस वीडियो को बनाने के लिए निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में चर्चा करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्रोत किसे कहते हैं। स्रोत से अभिप्राय उत्पत्ति, आरंभ या मूल से है, अर्थात वो बिंदु जहां से किसी चीज की, किसी वस्तु की शुरुआत होती है, उसे स्रोत कहते हैं। ऐतिहासिक रूप से यदि देखें तो वे सभी माध्यम जिनके द्वारा हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, वे सभी इतिहास के स्रोत कहे जाएंगे। डॉक्टर एन एल बाथम के अनुसार प्राचीन भारत में इतिहास अवश्य एक पेचीदा समस्या है, जिसके कुछ अंश मिलते ही नहीं। चित्र के कुछ भाग तो काफी स्पष्ट है, अन्य कुछ भागों का ध्यानपूर्वक कल्पना द्वारा पुनः निर्माण किया जा सकता है। डॉक्टर एलन बाथम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में जो स्रोत हैं वो इतने पर्याप्त नहीं हैं जिससे कि हमें क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी मिल सके। तो कुछ चीज़ें इसमें स्पष्ट हैं और कुछ चीज़ें हमें अपनी कल्पना द्वारा उसका एक उपधारणा उसके बारे में बनानी पड़ती है। प्राचीन भारत में यूनान के हेरोडोटस या रोम के लीबी और तुर्की के अलबरूनी जैसे इतिहास के लेखक नहीं हुए। इस कारण भी प्राचीन भारत के संबंध में क्रमबद्ध जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है। ब्रिटिश काल में भारतीय इतिहास के संकलन का कार्य आरंभ हुआ, जिस कारण प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में कई भ्रांतिपूर्ण धारणाएं इसमें जुड़ गई, जिसमें सबसे प्रमुख तो ये है कि प्राचीन भारत में जो लोग थे उनको ऐतिहासिक लेखन नहीं आता था। ब्रिटिश काल में प्राचीन भारत को जानने का कार्य आरंभ हुआ। 18वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई। इसमें सबसे पहले मैक्स मूलर का नाम आता है। इन्होंने वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके बाद विलियम जोन्स, जिन्होंने कोलब्रुक और जॉनसन आदि की सहायता से भगवत गीता, हितोपदेश, गीत गोविंद जैसे कई ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। और यहाँ से ही जो भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान, उसका पुनः लेखन अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में शुरू हुआ। इसी के साथ 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई और प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में जो शोध संबंधी कार्य भी आरंभ हुआ। कर्जन के समय 1862 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की और प्राचीन भारतीय पुरातात्विक चीजों का संरक्षण इसके अंतर्गत शुरू हुआ। और इसके जो प्रमुख थे वो उस समय एलेक्जेंडर कनिंघम थे। इनके नेतृत्व में ये विभाग स्थापित हुआ। 1921 में जॉन मार्शल और राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। भारतीय विद्वानों में डॉक्टर भान दाजी, भगवान लाल इंद्रजी, राजेंद्र लाल मित्र, आरजी भंडारकर आदि विद्वानों का कार्य सराहनीय रहा। डॉक्टर विमल चंद पांडे के अनुसार यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इतिहास के महत्व को समझते हुए और इतिहास बुद्धि रखते हुए भी भारतीयों ने किसी ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना नहीं की जिसे आधुनिक दृष्टि से इतिहास माना जा सके। यहाँ विमल चंद पांडे उस धारणा का जवाब दे रहे हैं कि भारतीयों में इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था। उसका काउंटर में
ये बता रहे हैं कि भारतीयों को इतिहास के महत्व की भी जानकारी थी और उनमें ऐतिहासिक बुद्धि भी थी, लेकिन फिर भी हमें ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं मिलता है। और उसके कुछ यहाँ कारण बताए हैं। एक तो तत्कालीन जो इतिहास की परिभाषा है और जो प्राचीन समय में इतिहास की परिभाषा थी, उसमें भिन्नता है। जैसे कौटिल्य ने पुराण, इतिवृत्ति, आख्यायिका, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादियों को महत्व दिया। यानी कि इतिहास लेखन तो था, लेकिन उसमें ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण के बजाय अन्य सब्जेक्ट या अन्य चीज़ों पर बल था। दूसरा कारण इन्होंने बताया कि भारतीयों का जो दृष्टिकोण था वो सदैव से ही धार्मिक और आध्यात्मिक पुट वाला रहा है, जिसके कारण बहुत सारी जो भौतिक घटनाएं घटित होती है उनको कम महत्व दिया जाता रहा। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ विद्वान भी इस संबंध में अपने मत देते हैं। उनका मानना है कि जो भारतीय लेखन था उसमें किंवदंतियों और ऐतिहासिक लेखन में अंतर नहीं रहा। यानी कि इतिहास लेखन तो हो रहा है, लेकिन कई सारी किंवदंतियों का भी उसमें, कहानियों का भी उसमें सम्मिश्रण रहा, जिसके कारण जो आज की परिभाषा में इतिहास है उसके कसौटी पे हम जब प्राचीन भारतीय लेखन को तोलते हैं तो वो इतिहास के रूप में नहीं माना जाता। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि प्राचीन भारत में विद्वानों को इतिहास के महत्व या ऐतिहासिक लेखन की समझ नहीं थी। लेखन उनके द्वारा किया गया, लेकिन वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुरूप नहीं था। वो उस काल या उस परिप्रेक्ष्य के अनुरूप उन्होंने जो चीज़ों को है महत्व दिया। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों का अध्ययन निम्न विभाजन के आधार पर समझा जा सकता है। साहित्यिक साधन, विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातात्विक साधन। इतिहास के जो स्रोत हैं वो मूल रूप से दो प्रकार के हैं, साहित्यिक साधन और पुरातात्विक साधन। यहाँ अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इनको तीन भागों में बांट दिया गया है। विदेशी यात्रियों का विवरण भी साहित्यिक साधन का ही एक प्रकार है। तो साहित्यिक साधन को पुनः हम तीन भागों में बांट सकते हैं, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और संगम साहित्य। प्राचीन भारत में धार्मिक साहित्य तीन प्रकार का हमें मिलता है, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। सबसे पहले हम ब्राह्मण साहित्य पर चर्चा कर लेते हैं। ब्राह्मण साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण वेद हैं। वेदों की संख्या 4 है। इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और अथर्ववेद सबसे नया माना गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10,580 स्तुति मंत्र हैं। ये 10 मंडलों में विभाजित है और 2500 ईसा पूर्व से वैदिक काल का आरंभ माना गया है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ और हवन की विधियों का वर्णन है और ये कर्मकांड प्रधान है। सामवेद, इसके जो मंत्र हैं उनको गायन किया जा सकता है। संगीत का उद्भव सामवेद से ही माना गया है। अथर्ववेद, ये सबसे नया वेद है और सबसे बाद में इसकी रचना हुई वेदों में, चारों वेदों में, और इसमें तंत्र, मंत्र, जादू टोना आदि से संबंधित मंत्रों का संकलन है। इस प्रकार जो वैदिक साहित्य है वो हमें तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। ब्राह्मण ग्रंथ, ये गद्य ग्रंथ है जिनमें वेदों की व्याख्या की गई है। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथों में ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण आदि है। अरण्यक, इन्हें वन में पढ़ा जाता था, इसलिए इन्हें अरण्यक कहा जाता है। यह दार्शनिक ग्रंथ है जिनमें ज्ञान एवं चिंतन की प्रधानता थी। प्रमुख आरण्यक ग्रंथ में तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी आदि उल्लेखनीय हैं। उपनिषद, यह दार्शनिक ग्रंथ है जिनमें आत्मा, सृष्टि, मृत्यु के बाद का जीवन, ईश्वर के स्वरूप आदि पर चिंतन किया गया है। प्रमुख उपनिषदों में केन उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद आदि है। स्मृति साहित्य, विभिन्न स्मृति ग्रंथों की रचना 200 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के मध्य हुई है।
स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति और बृहस्पति स्मृति विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन स्मृति ग्रंथों में तत्कालीन सामाजिक जीवन और वैधानिक नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। महाकाव्य। रामायण और महाभारत ब्राह्मण साहित्य के दो सबसे प्रमुख महाकाव्य हैं। रामायण संस्कृत का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। महाभारत भी एक महाकाव्य है। मूलतः इसमें 8,800 श्लोक थे, जो बाद में 24,000 श्लोक हो गए। इसे शतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। इसका मूल नाम जय संहिता था, जिसे बाद में महाभारत के नाम से जाना जाने लगा। डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी के अनुसार इन प्रबंध महाकाव्यों में भारत की तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों का रुचिकर संग्रह है, परंतु राजनीतिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास के रूप में ये नितांत असंतोषजनक है। कुल मिलाकर के डॉक्टर त्रिपाठी यहाँ कहना चाहते हैं कि इन महाकाव्यों में राजनीतिक इतिहास का क्रमबद्ध विवरण नहीं मिलता है। पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। इसमें तत्कालीन राजनीतिक, सांस्कृतिक, समाज की जानकारी प्राप्त होती है। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण आदि पुराण ग्रंथों में प्राचीन राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य मुख्यतः पाली भाषा में लिखा गया है। इनमें त्रिपिटक और जातक कथाएं सबसे प्रमुख हैं। त्रिपिटक का अर्थ बुलर महोदय ने टोकरी से लगाया है। विनय पिटक, इसमें संघ एवं धम्म के नियमों का संकलन है और बौद्ध भिक्षुओं की दिनचर्या का वर्णन मिलता है। इसके 3 भाग हैं: सुत्त विभंग, खद्दक और परिवार पाठ। सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेशों का सार संग्रहित है। इसके 5 भाग हैं: दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। अभिधम्म पिटक, इस ग्रंथ में बुद्ध के उपदेशों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। जातक कथाएं, यह सुत्त पिटक के खद्दक निकाय के 10वें भाग में संकलित हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 549 काल्पनिक कहानियों का संकलन है। इनमें धम्म के सिद्धांत और नैतिक नियमों को समझाया गया है। दीपवंश एवं महावंश, यह दोनों ग्रंथ सिंहल द्वीप के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास के हैं। महावस्तु, यह हीनयान धर्म का ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वस्तुतः यह बुद्ध का जीवन चरित्र है। ललित विस्तार, महायान संप्रदाय का ग्रंथ है। इसमें बुद्ध के जीवन का विस्तृत वर्णन है और बुद्ध को देवी शक्तियों से संपन्न बताया गया है। जैसा कि उल्लेख स्पष्ट है ही, महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता के रूप में मान लिया गया था। तो महायान के जो संप्रदाय संबंधित बौद्ध ग्रंथ हैं, उनमें बुद्ध को देवी शक्तियों से संपन्न बताया जाना एकदम इससे स्पष्ट होता है। अवदान साहित्य, अवदान का अर्थ होता है सत्कर्म। इसमें दिव्य अवदान ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें अशोक से लेकर शुंग वंश तक के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैन साहित्य, आदि जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता था। बाद में इन आगमों का जो संकलन है 14 पूर्वों में हुआ और इसके पश्चात 12 अंग ग्रंथों में संकलन हुआ। इनमें से अब 11 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त भद्रबाहु चरित्र ये जैन ग्रंथ है और इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के काल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। वासुदेव हिंडी, बृहत कल्प सूत्र भाष्य आदि जैन ग्रंथ भी ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है।
12वीं सदी में रचित ग्रंथ परिशिष्ट पर्व भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त कई लौकिक साहित्य का सृजन इतिहास में हमें मिलता है और जो इतिहास के बारे में, तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। चूँकि ये साहित्य धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत इसका विवरण हमने दिया है। इसमें पाणिनि का अष्टाध्याय है, जो मौर्य काल के पूर्व भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा की जानकारी इसके माध्यम से मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसमें मौर्य कालीन प्रशासन का जो है विशद वर्णन देखने को मिलता है। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, जिसमें मौर्य कालीन घटनाओं की जानकारी मिलती है। पतंजलि का महाभाष्य शुंग वंश की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इससे ही हमें मालूम पड़ता है कि जो शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था। कालिदास गुप्त काल के एक प्रसिद्ध विद्वान हैं और इनकी रचनाएं न सिर्फ देश में, विदेश स्तर पर भी बहुत प्रसिद्ध हैं और जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंश, कुमार संभवम और मेघदूत तथा ऋतुसंहार। अश्वघोष बौद्ध विद्वान जो कनिष्क के समकालीन थे, इस और अश्वघोष की रचनाओं में बुद्ध चरित्र और सौंदर्यानंद प्रकरण है। भारवी का किरात अर्जुनियम, बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के काल में थे और पुष्यभूति वंश के संबंध में जो इनका रचना है हर्ष चरित्र, उसमें पुष्यभूति वंश के समय की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन मिलता है। कल्हड़ 12वीं शताब्दी के कश्मीर के बारे में वर्णन मिलता है। इसमें प्राचीन काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। भारत के इतिहास को जानने के लिए कई विदेशी यात्रियों का वर्णन भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से ही कई विदेशी यात्रियों का आगमन भारत में होता रहा है और उन्होंने अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखा है, जिससे तत्कालीन भारत के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। प्राचीन भारत में मुख्य रूप से जो विदेशी यात्री आए उसमें यूनानी, चीनी और अरबी यात्री प्रमुख हैं। तो कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। मेगस्थनीज, इनकी रचना है इंडिका और ये सेल्यूकस का दूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय इसने भारत की यात्रा की थी। 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच भारत के क्षेत्र में फाहियान ने भ्रमण किया। ह्वेनसांग ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था, चीनी यात्री था। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है और नालंदा विश्वविद्यालय में इसने शिक्षा प्राप्त की थी। इत्सिंग ये 7वीं सदी में भारत आया था और भारत के सामाजिक, धार्मिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इत्सिंग के विवरण से मिलती है। सुलेमान ये अरब यात्री था जो 8वीं-9वीं सदी के समय भारत आया और पाल प्रतिहार शासकों के संबंध में वर्णन इसकी रचना से मिलता है। अल मसूदी ये अरबी यात्री था, ये भी भारत में आया था और यह राष्ट्रकूटों के संबंध में विवरण देता है। अल बरूनी यह प्रसिद्ध अरबी लेखक है जिसका दूसरा नाम अबू रिहान है। यह मोहम्मद गजनवी का समकालीन था और इसकी पुस्तक तहकीक हिंद भारत के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। ये इसका विवरण 11वीं सदी के भारत के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण हमें जानकारी देता है। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों का महत्वपूर्ण योगदान है। जब लिखित साक्ष्य पर्याप्त नहीं होते हैं
तो पुरातात्विक स्रोत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये इतिहास को जानने के विश्वसनीय स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारत के समय में जो इतिहास है उसको जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुरातात्विक स्रोतों के महत्व के संबंध में ये भी कहा जाता है कि जब लिखित इतिहास बंद हो जाता है बोलना, तब पुरातात्विक साक्ष्य बोलने शुरू होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत के अंतर्गत आते हैं और विशेष रूप से प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए तो पुरातात्विक स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साहित्यिक स्रोत जो है प्राचीन भारत में कम उपलब्ध है हमारे पास। तो ऐसी स्थिति में पुरातात्विक स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है। अब पृथ्वी के अंदर गड़ी हुई सामग्री तथा पृथ्वी के ऊपर स्थित पुराने समय की सामग्री जैसे कि कोई अवशेष, सिक्के, स्मारक, ये सारी चीजें पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। इन वस्तुओं के समय का निर्धारण करने के लिए रेडियो कार्बन विधि और कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे प्रमुख अभिलेख आते हैं। यह शिलाखंड, ताम्रपत्र, कलाकृतियों, मूर्तियों आदि पर खुदे मिले। अभिलेख किसी शासक के विचारों, कार्यों के अतिरिक्त उस काल की भाषा, लिपि, इसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता से हमें कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और उस पे चित्र लिपि में अक्षर अंकित किए गए हैं। हालांकि इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी हमारे पास है, जो पढ़ ली जाएगी तो इतिहास में एक नया ही अध्याय खोल देगी। सबसे प्राचीन अभिलेख जिन्हें अभी तक पढ़ा जा चुका है वो मौर्य काल के हैं। विशेष रूप से अशोक के अभिलेख बहुत महत्व के हैं और ये प्राकृत भाषा, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं और इनके माध्यम से मौर्य प्रशासन और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे अशोक का रुमनदेही अभिलेख है, वो बुद्ध के जन्म स्थान की पुष्टि करता है। इसके अतिरिक्त हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल के बारे में, प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की दिग्विजय के बारे में जानकारी मिलती है। सातवाहन शासकों का तो पूरा इतिहास ही अभिलेखों पर आधारित है। मेहरौली अभिलेख से चंद्रगुप्त और भीतरी अभिलेख से स्कंदगुप्त के इतिहास के बारे में हमें बहुत जानकारी मिलती है। मुद्रा एवं सिक्के, इसके माध्यम से तत्कालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। मुद्रा राजवंशों या व्यापारियों की ओर से चलाई जाती थी। सबसे प्राचीन मुद्रा 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। इन्हें आहत मुद्राएं या पंच मार्क सिक्के भी कहा जाता है। सबसे शुद्धतम सिक्के यूनानियों और पार्थियनों के मिलते हैं और इनसे ही प्रेरित होकर भारतीय शासकों ने अपने सिक्कों पर तिथियों का और देवताओं का अंकन आरंभ किया। सिक्कों से शासक के समय, उसके काल, उसकी वंशावलियों की जानकारी मिलती है। सिक्कों की शुद्धता के आधार पर तत्कालीन आर्थिक दशा का भी आकलन किया जा सकता है। स्मारक, भवन एवं मूर्तियां, भारत में जो विभिन्न स्थानों पर खुदाई हुई है उनसे जो प्राप्त अवशेष हैं उनमें स्मारक भी हैं, भवन हैं, मूर्तियां हैं। ये सभी महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत हैं। कई बौद्ध स्तूप हैं, मंदिर, मूर्तियां आदि हमें प्राप्त होती है पुरातात्विक साइटों से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों से भारत का जो इतिहास है वो ईसा पूर्व 3000 वर्ष तक पहुँच गया है और इस खोज ने भारत के इतिहास को न सिर्फ प्राचीनता प्रदान की है बल्कि शोध का एक नया विषय और एक नया अध्याय ही इतिहास में खोल दिया है। तो इस तरह के जो अवशेष हैं पुरातत्व में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त कई बाद के जो स्थल हैं उनमें खुदाई हुई है, हस्तिनापुर इत्यादि, वहाँ से लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो उसके आधार पर भारत में लोह युग
के समय का आकलन किया गया है। इसके अतिरिक्त पुरातात्विक अवशेषों से भारत के जो सामाजिक और आर्थिक इतिहास को भी समझने में जानकारी मिलती है। तो ये भारतीय इतिहास के स्रोतों के संबंध में वीडियो था। इसमें हमने सारे साहित्यिक, पुरातात्विक, विदेशी यात्रियों के विवरण के जो स्रोत हैं उसके बारे में चर्चा की, और ये सबसे महत्वपूर्ण प्राइमरी स्रोत है जिनके आधार पर ही भारत के इतिहास का और विशेष रूप से प्राचीन भारत के इतिहास का लेखन कार्य संभव हुआ। तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।